जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके कोई भी व्यक्ति एफआईआर कराना चाहेगा तो वो तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। यहाँ पर बैठे इतने सारे लोग हैं, सभी लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस बात की खबर होगी, अगर आप पुलिस स्टेशन चले जाएं तो किसी भी एक व्यक्ति की एफआईआर तुरंत नहीं होती है। ये मेरे ख्याल से कमोबेश आप सभी लोगों को एक्सपीरियंस होगा, किसी भी व्यक्ति। तो ये तो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे अमल करने का काम सरकारें नहीं करती। दूसरा, अगर सही तरीके से जन आंदोलन के जरिए पीसफुल तरीके से कोई बात उठाई जाए तो सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं दसियों एग्जाम्पल्स हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो जजमेंट्स दी हैं उसको करेक्ट किया है, रिव्यू किया है। उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल 2018 का ही है, जहां SC/ST एक्ट जो है वो सरकार ने बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने उसके जो महत्वपूर्ण विषय थे वो खत्म कर दिए। तो एक जन आंदोलन हुआ था, वो भी अप्रैल के महीने में 2018 में 2 अप्रैल का था शायद, वो भारत 2 अप्रैल 2018 को एक ही दिन में इतना बड़ा आंदोलन, पीसफुल आंदोलन हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी वो जजमेंट वापस लेनी पड़ी और अपने आप को ही, अपनी पुरानी जजमेंट को इतनी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए जजमेंट वापस ली, जिसकी मिसाल कम मिलती है। दूसरा, सरकार ने तुरंत कानून में ही चेंज ला दिया और धारा 18 कैपिटल A SC/ST एक्ट में ला दी। तो अगर ये कोई बहाना बनाता है ट्रांसपोर्ट जगत के लोगों के सामने के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और NGT की जजमेंट है, तो एक ऑर्डिनेंस लाने से ये जजमेंट जो है, इसका जो नुकसान होने वाला है, बेजा नुकसान, बगैर किसी फायदे का नुकसान जो होने वाला है वो खत्म हो सकता है। सरकार को सिर्फ एक ही ऑर्डिनेंस लाना है कि जो ऑलरेडी मोटर व्हीकल एक्ट में चेंजेस लाए, उन चेंजेस को सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट असर नहीं डालेगी। इतना सा काम है पार्लियामेंट के लिए या देश के राष्ट्रपति के लिए, तो इसमें कोई टेक्निकल डिफिकल्टी नहीं है। एक ये बात भी मैं प्रेस के माध्यम से सारे देश को भी बताना चाहता हूं और खास तौर पे ट्रांसपोर्ट जगत के लोग जो यहाँ बैठे हैं उनको भी पता होना चाहिए कि ये कोई मुश्किल काम बिल्कुल नहीं है। जो कानून पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है मोटर व्हीकल एक्ट का, उसको इंप्लीमेंट ही कराना है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया, वो और NGT की जो जजमेंट है वो लागू नहीं होनी है। हाँ, इस चीज के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं कि हमारी फिटनेस जो है वो ठीक होगी। पोल्यूशन हम भी नहीं करना चाहते और कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि इससे सबका नुकसान होता है। पोल्यूशन का बहाना ना बनाया जाए। दूसरी बात यह कि ये एक बड़ी साजिश है। जिस प्रकार से पिछली सरकारों में भी एक चलन था और इस सरकार में कुछ जरूरत से ज्यादा ही चलन हो गया है कि पूरे देश का समस्त जो सरमाया है वो आम जनता के हाथ से छीन के कुछ लोगों के हवाले कर दिया जाए। उसका मैं एग्जांपल आप लोगों के सबके सामने है, ओला और उबर का। कितने सारे हमारे टैक्सी चलाने वाले जो थे वो आज गायब हो गए हैं। वो एक तरह से गुलाम बन गए हैं कुछ लिमिटेड इंटरनेशनल कंपनीज के। वही हाल ये ट्रांसपोर्ट जगत का भी होने जा रहा है, अगर ट्रांसपोर्ट जगत के लोग अपनी जो लड़ाई वो आज शुरू करने का ऐलान करने वाले हैं वो नहीं करेंगे। तो कुछ ही कंपनियों के, और बाहर के देशों में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जहां कुछ ही कंपनियों ने मोनोपोलाइज कर रखा है सारे ट्रकिंग बिजनेस को, सारे ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को। कुछ ही मुट्ठी भर कंपनियों ने पूरा देश कब्जा कर रखा है। उसी तरफ, उसी कदम, उसी डायरेक्शन में ये कदम उठाया जा रहा है और हमें इसके अलावा इसका कोई लॉजिक और जवाब या रीजनिंग समझ में नहीं आती। तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा निवेदन करने के बाद ट्रांसपोर्ट की विभिन्न जो एसोसिएशंस हैं उन्होंने सबने एक सुर में, एक स्वर में, एक वॉइस में हर सरकार को, देश की सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी और देश की सेंट्रल गवर्नमेंट को यह निवेदन किया है जो मैंने आपके सामने अभी रखा, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं मिला, जिससे ये साफ साबित होता है कि ये पोल्यूशन का विषय नहीं है। पोल्यूशन एक धोखा देने के लिए कहा जा रहा है। असल में देश के सारे छोटे या बड़े
या सिंगल मोटर ओनर्स भी हैं, उन सबको कुछ कंपनियों का गुलाम बनाने की साजिश है, जिसमें जो दूसरी छोटी और बड़ी कंपनियां हैं वो भी उनका शिकार होंगी। और इस साजिश को, और ये देश के खिलाफ भी, ट्रांसपोर्ट जगत और एक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इतनी महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है, यदि विदेशी कंपनियों के हाथ में ये आ जाएगी तो उसका वही अंजाम होना था जिसके लिए फार्मर्स ने, किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, क्योंकि उनका जो एक तरह से व्यवसाय है, उनकी जमीन जो है वो छीनने की साजिश थी। ये साजिश भी उतनी ही बड़ी साजिश है, ये बात भी हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। तो इस सिलसिले में आप लोगों के सामने अब ट्रांसपोर्ट जो एसोसिएशंस हैं, खासतौर पे दिल्ली एनसीआर की शुरुआत करने के लिए ये ऐलान करना भी आज बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरी तरीके से ये ट्रांसपोर्ट जगत के मुंह से आराम कराएं, हम करें भाई कोई ऐसी बात नहीं आप करो ना, मैं कर दूंगा। हाँ तो इसीलिए तो आपका ही मुंह से अच्छा लगेगा, हाँ, आपको ठीक है। जल्दी का मान देना, ठीक है। आपका मैसेज बहुत जल्दी फ्लैश होता है ना उसको। हाँ तो ये विषय है कि ट्रांसपोर्ट जगत ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे देश के लिए भी, जिस प्रकार से किसानों ने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी थी, पूरे देश की लड़ाई लड़ी थी, वरना आज हम 1 रुपए की चीज 100 रुपए में खरीद रहे होते अगर किसान आंदोलन फेल हो गया। उसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट जगत तो मेरे ख्याल से किसानों से भी ज्यादा सशक्त और मजबूत संगठन है। किसानों के आंदोलन को तो मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम ज्यादा लगा था, लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट जगत अपने मन में ठान ले तो ना सिर्फ अपने लिए ये काम तो कम से कम दूर करा सकता है, बल्कि और भी बहुत सारी ऐसी डिमांड्स हैं इनकी जिन पे अमल होना चाहिए। लेकिन अभी ये 15 साल की और 10 साल की जो ये बिल्कुल इलॉजिकल, बगैर किसी तथ्य के, बगैर किसी लॉजिक के जो ये थोपी जा रही है किसी बड़ी साजिश के तहत, इसके खिलाफ एकदम मजबूत आंदोलन, बल्कि पूरी तरीके से चक्का जाम करने का अभी अटवाल साहब ट्रांसपोर्ट जगत की तरफ से आपको बताएंगे। हमारा यहाँ कहना यह है कि हम लोग अपनी पूरी वकीलों की टीम के साथ इनके साथ रहेंगे, क्योंकि लॉजिकली, लीगली, संवैधानिक रूप से भी, कानूनी रूप से भी, लॉजिकल रूप से भी, देश के बचाव के रूप से भी, जनता की, आम जनता की भलाई के तरीके से भी, ये जो बात की जा रही है 10 और 15 साल की, इससे ना सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स को फर्क पड़ने वाला है, बल्कि एक आम नागरिक को भी उसका फर्क पड़ने वाला है। एक आम नागरिक जो अपनी बड़ी मेहनत की कमाई से कार, मोटरसाइकिल खरीदता है, उसको भी बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। तो उसको किसी भी हालत में नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि अगर हम पीसफुल आंदोलन करके इसको कामयाब होते तो ना सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स का फायदा होगा बल्कि पूरे देश का ही फायदा होगा। लीगली मैं आपको ये कह सकता हूँ, and I will also invite questions, whoever wants to ask any question regarding this, that legally, technically or constitutionally our demands, transporters demands are absolutely just, right and correct। तो उसमें किसी को कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हम सिर्फ ज्यादती और नुकसान देश का रोकना चाहते हैं। दैट इज व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टर्स। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अटवाल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अभी ये अनाउंस करते हैं, उसके बाद विल आस्क क्वेश्चन, विल गिव इनफ टाइम फॉर क्वेश्चन। आई विल आंसर क्वेश्चन, पहले जो आंदोलन होना उसका अनाउंस हो जाए, उसके बाद आगे। शुक्रिया। मैं अटवाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब का, क्योंकि ये हमारे वकील साहब पूरे ट्रांसपोर्टर के सहयोग कर रहे हैं। और उसके बाद सभी को होली की शुभकामनाएं, और प्रेस, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
और तमाम एसोसिएशन से आए, दिल्ली एनसीआर से जुड़े ट्रांसपोर्ट भाइयों, जैसा कि वकील साहब ने संक्षेप में बता दिया कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से लगभग 20 करोड़ लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा देश का टैक्स पे करने वाला ये इंडस्ट्री है ट्रांसपोर्ट की, और एग्रीकल्चर के बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के दूसरे नंबर पर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है। पूरे देश में कहीं पर भी कोई भी सप्लाई हो, उसमें सहयोग रहता है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना के समय में भी जब पूरा देश अपने घरों में बैठा था, हमारे देश के डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस कर्मचारियों ने जिस प्रकार से मदद की, लेकिन उससे बढ़ चढ़कर मदद की हमारे जो हीरोज थे, हमारे ड्राइवर, जिन्होंने कि देश में खाने पीने की व्यवस्था को टूटने नहीं दिया, मेडिसिन भी प्रोवाइड की, अपनी जान जोखिम में डालकर 24 घंटे रोड पर लगे हुए। सभी मंडियों में जाते थे जहाँ पे सबसे ज्यादा खतरा होता था कानून का। लेकिन दुर्भाग्य रहा, जो हमें उम्मीद थी, जिस तरह से डॉक्टर्स वगैरह को एक इंश्योरेंस दी गई थी, वो हमारे ड्राइवर्स को नहीं मिल पाई। हमारी इंडस्ट्री हमेशा सरकार का साथ देती आई है, चाहे वो युद्ध का समय हो, चाहे वो फ्लड का टाइम हो, किसी कोई भी टाइम में देश के लोगों के साथ खड़ी हुई है। सभी लोग काम करते हैं, सब चाहते हैं हमारी रिस्पेक्ट हो। इस इंडस्ट्री की एक पैसे की भी रिस्पेक्ट नहीं है। देश तो 1947 में आजाद हो गया, लेकिन आज हम ये महसूस कर रहे हैं कि हम आज भी गुलाम हैं। हमारे ड्राइवर्स को हर जगह बुरी नजर से देखा जाता है और एक पैसे की रिस्पेक्ट नहीं है, सबसे मेहनत करने के बावजूद। आज हम जो हमारा मेन मुद्दा है सिक्योरिटी पॉलिसी का, सरकार ने बिना स्टेक होल्डर्स से बात किए ये जो पॉलिसी बना दी, जिसके अंदर की ना तो ट्रांसपोर्ट से ध्यान दिया गया और ना ही हमारे ड्राइवर्स का ध्यान दिया गया। देश के अंदर लाखों ऐसी गाड़ियां हैं जो 15 साल से पुरानी है, जो लोकल यूनिट्स में चलती हैं, जो 15, 20, 25, 30 किलोमीटर चलती है, और उससे लाखों लोग अपना धंधा चलाते हैं, अपना रोजी रोटी चलाते हैं। सरकार ने जो निर्णय लेके इस गवर्नमेंट पॉलिसी का ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से बहुत बड़ा धोखा किया है। आज जो है 10 साल के बाद दिल्ली एनसीआर में जो हमारी गाड़ियों को, प्राइवेट गाड़ियों की जो 2000 सीसी से ज्यादा है, उनको भी बैन करने जा रहे हैं। इससे लाखों लोग बेरोजगार होंगे और हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और जो गाड़ी 15 साल से ज्यादा पुरानी है, लगभग देश में 48 लाख ऐसी गाड़ियां हैं, 48 लाख। जब वो स्क्रैप हो जाएगी तो कितने लोग उससे बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये सरकार की जो पॉलिसी है, इसका हम विरोध करते हैं। बाकी रही पोल्यूशन की बात, हमसे कई वर्षों से ये ग्रीन टैक्स के रूप में जो हमसे फंड इकट्ठा कर रही है सरकार, लगभग 2500 करोड़ रुपए हमसे इकट्ठा कर लिया है। 2600 रुपए जब एंटर करते दिल्ली के अंदर उनसे लिया जाता है, जितने बार दिल्ली में आते 2600 रुपए लिया जाता है। उससे इतना फंड इकट्ठा कर लिया हमारे गरीब ऑपरेटरों से, लेकिन उसे कहीं यूटिलाइज नहीं किया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, कहीं पर क्या पोल्यूशन कम हो गया? पिछले 10 साल से यदि हमने कलेक्शन किए, क्या दिल्ली में पोल्यूशन कम हुआ है? सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम बनाया है हमको लूटा ने, उसका हम सख्त विरोध करते हैं। और स्क्रैपेज पॉलिसी, जैसे कि पीछे हरियाणा में काफी चर्चा हुई कि पूरे हरियाणा में बंद होने जा रही गाड़ियां, लेकिन कुछ प्रेशर करने के बाद वो गुड़गांव तक सीरीज कर दिया गया। बिल्कुल नाजायज हमारे पेट्रोल को खत्म करने की साजिश है। ये सरकार की जो ट्रांसपोर्ट बदौलत नीतियां हैं, इसका विरोध करते हैं। अगर सरकार ने ये पॉलिसी वापस नहीं ली, जैसा कि मेरे सभी भाइयों ने फैसला किया है पूरे दिल्ली एनसीआर में, आने वाली 1 अप्रैल से दिल्ली एनसीआर के सभी यूनिट्स अपना चक्का जाम कर देगी। कोई गाड़ी दिल्ली में नहीं आएगी। पहले हमने कभी सेंशन सप्लाई बंद नहीं की, लेकिन सरकार का यही व्यवहार रहा, हो सकता है सेंशन सप्लाई ही बंद हो, दूध सब्जी पानी की किल्लत आ सकती है। हमारी मंशा कोई अपनी गाड़ी खड़ी करके अपना नुकसान करने के लिए, ना लोगों को परेशान करने की है, लेकिन सरकार को हमारी मजबूरी को समझना चाहिए। इसलिए आने वाले 1 अप्रैल से हम पूरे दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ा चक्का जाम करेंगे
उसके बाद कोई बड़ा निर्णय देंगे पूरे देश भर में। अगर सरकार नहीं मानी तो पूरे देश भर में हम इस मुद्दे को लेकर चक्का जाम करेंगे, क्योंकि पूरे देश से आवाज आ रही है, सभी यूनियन, तमाम यूनियन से आवाज आ रही है कि कुछ न कुछ किया जाए, नहीं तो लोग बर्बाद हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि 48 लाख गाड़ियां खत्म हो जाएंगी। उसके बाद 10 दिन वेट करेंगे। 1 अप्रैल के बाद 10 अप्रैल के बाद पूरे इंडिया में मीटिंग करके पूरे देश भर में चक्का जाम करने की तैयारी करेंगे। आज आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप होली के समय में सब लोग आए, तो सभी मेरे ट्रांसपोर्ट भाइयों का धन्यवाद। तो आज जो मेन मुद्दा था स्क्रैपेज पॉलिसी का था, परेशानियां बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टर्स को, क्योंकि मैं एक बात और बता दूं, हमसे टोल टैक्स लिया जाता है। जो हिंदुस्तान की जो रोड बनती है वो हमारे पैसे से बनती है, तो सरकार ही बना रही। 10 रुपए प्रति लीटर हम रोड टैक्स देते हैं, उसके बाद भी टोल टैक्स देते हैं, उसके बाद रोड टैक्स भी देते हैं, तो खरबों रुपए करोड़ रुपए इकट्ठा किया जाता है हमसे। आज कितनी कमाई हो रही है तेल से सरकार को, 50% हम कंज्यूम करते हैं डीजल पेट्रोल। इतना बड़ा रेवेन्यू के बारे में सरकारें चल रही है, ट्रांसपोर्टर के सिरे ऊपर चल रही है, फिर भी हमारा ध्यान नहीं रखा जाता और हमें बिल्कुल नकारा जाता है। और ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, बर्दाश्त से बाहर हो गया। और आने वाली 1 अप्रैल से हम दिल्ली एनसीआर में अपना चक्का जाम करेंगे, और उसके बाद 10 तारीख के बाद हम ऑडिटर की मीटिंग करके उसमें निर्णय लेंगे, सारा हिंदुस्तान बंद कराएंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण लू बहादुरपुर से। साथियों, ज़्यादातर बातें वकील साहब ने और भाई साहब ने बता दी हैं, लेकिन मैं 1-2 बातें और भी कहना चाहता हूँ साथ में। जैसे पराली का मुद्दा आया था पोल्यूशन पे, वो भी एनजीटी का पराली का मुद्दा था। इस दिवाली पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई, केजरीवाल जी से पूछा गया कि पराली का 4% 5% हिस्सा था, आपने क्या किया? ऐसे ही सेम हमारा भी है, हमारा तो कुछ % हिस्सा था, हमें अच्छा डीजल दे दीजिए ना। अब वेस्टर्न कंट्री में जो डीजल अवेलेबल है वो डीजल हमें दीजिए ना। हमारा ट्रक कोई पोल्यूशन नहीं करता, डीजल पोल्यूशन करता है। अब डीजल, साफ डीजल दीजिए ना हमें। पराली के मुद्दे पे केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, एनसीआर में जितनी स्टेट आती है उनकी सरकारें अपना पीछा छुड़ाने के लिए हम गरीबों पे फीका फोड़ देती है। आपने कहा सही होगी, गरीब की जोड़ू सबकी हो जाए। हम गरीब आदमी सब जो अपना मुश्किल से गुजारा करते हैं, लोन पे ट्रक लेते हैं, 7-8 साल में हमारी किस्तें पूरी होती है एक ट्रक की। 7-8 साल में, जिसमें बीच में कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ और हो गया तो सत्यानाश हो गया। पूरी फैमिली, अकेली हमारी फैमिली नहीं, हमारे ड्राइवर की फैमिली, हमारे कंडक्टर की फैमिली, उसके मिस्त्री भी है और बहुत सारे हैं, लेबर क्लास भी है, उनकी सबकी फैमिली। लेकिन बड़े उद्योगपतियों के दबाव में सरकार एक डिसीजन ले आई, एनजीटी का डिसीजन आई, कोई ग्राउंड सर्वे नहीं हुआ, कहीं कोई ग्राउंड सर्वे नहीं हुआ, सिर्फ एक आया और ये ऑर्डर पास हो गया। क्या एनजीटी के रूल के बाद दिल्ली में पॉल्यूशन कम हुआ? सर ने पूरे आंकड़े आपके सामने दिए हैं। मैं समस्त हरियाणा ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से इस बंद को समर्थन देता हूं, और जो हमारी लीडरशिप डिसीजन लेगी हम उसमें तन मन धन पूरी तरह साथ है। जैसे सर ने बताया, पहले दिल्ली एनसीआर का चक्कर था, हम हरियाणा वाले सबसे ज्यादा प्रभावित है, हमारा आधे से ज्यादा हरियाणा एनसीआर में आ चुका है। हम परंपरागत इस धंधे से जुड़े हुए थे। सर एनजीटी का एक रूल आया, एक झटके में हमारे को अपने धंधे से बेदखल कर दिया गया। किसी ने हमारे बारे में सोची, हमारे बच्चों के बारे में किसी ने सोची? एक ट्रक 15, 20, 25 लाख रुपए का आता है, एक झटके में हमारे को बेदखल कर दिया गया। हमारी बेटी की शादी भी होनी होती है, हमारे बच्चे ही पढ़ते हैं, या सिर्फ अमीरों और उद्योगपतियों के बच्चे पढ़ेंगे? तो मैं सभी मीडिया के साथियों से अनुरोध करता हूं, इस मुद्दे को अकेला एनजीटी के उससे ना देखा जाए, हमारे पक्ष की तरफ से भी आप लोगों से अनुरोध, इस मुद्दे को उठाएंगे। और सामाजिक नाते हम भी नहीं चाहते हमारे बच्चे भी यहीं पे रहते हैं, हमारे बच्चों को भी पोल्यूशन का असर होता है। ये नहीं कि हमारे बच्चे कई विदेश में पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा वो पोल्यूशन का असर हमारे बच्चों को होता है। अमीर तो सारे विदेश में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, एयर प्योरीफायर लगा लेते हैं घर में, सबसे ज्यादा वो हमारे बच्चों का असर होता है। तो मेरा सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन है, मीडिया के बंधुओं से सबसे, कि इस मुद्दे को कृपा करके, किसान आंदोलन में आप लोगों ने किसानों की आवाज उठाई, हमारे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस मुद्दे में हमारा साथ दीजिए और हमारा साथ आवाज उठाइए। धन्यवाद।
उसके बाद क्वेश्चन। जहाँ तक फिटनेस का सवाल है, हमारी गाड़ी हर साल फिटनेस करवाती है और PUC सर्टिफिकेट भी उनके पास होता है, तो फिर रेल टैक्स का तो मुद्दा ही खत्म हो गया ना। उसके बाद जब नई गाड़ियाँ सरकार ने बना ली Euro 6 जो कि धुआं करती है बिल्कुल, उसके बाद भी हमारे पे पर्ची लगाई जाती है रेल टैक्स की। उसके बाद गाड़ी इतनी महंगी हुई, पहले 20 लाख की गाड़ी हुआ करती थी, Euro 6 आने के बाद 40 लाख की गाड़ियाँ, और 10-12 साल तो हमें किश्त उतारने में लग जाएंगे, तब तक गाड़ी स्क्रैप हो जाएगी। क्या हम सिर्फ खर्चा उतारने के लिए बैठे हुए, तो फाइनेंस कंपनी चलाने के लिए बैठे हुए? तो सरकार की बिल्कुल गलत नीतियाँ हैं। और जहाँ तक अगर सरकार को फिर को दिक्कत है, हमारी गाड़ी फिटनेस करवाए 15 साल के बाद इंजन रिप्लेस करने के लिए हम तैयार है अगर धुआं मारता है, लेकिन आज के लिए मॉडिफाइड इंजन और 20 साल खराब नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर सरकार चाहे इंजन रिप्लेस करने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाए 15 साल के बाद, कम से कम 20 साल की हमारी ट्रक की लाइफ होनी चाहिए। 15 साल का टैक्स ले रहे हैं, लेकिन 10 साल चला गया, ये कहाँ नहीं है? तो पोल्यूशन हमारी गाड़ियाँ की डेट में नहीं कर रही, हमसे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं कुछ सालों से, उनके पास सरकार के पास कोई हिसाब नहीं उस चीज का। 25 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया, दिल्ली में पोल्यूशन कम हुआ नहीं, बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे ही बच्चे की पोल्यूशन की होना चाहिए, हम कौन सा दुआ करना चाहते हैं। पीछे जैसे कि बताया कि मुश्किल से पीछे जो सर्वे होता है, जो 9% जो धुआं सिर्फ गाड़ियों से आता है, बाकी 91% बाकी चीजों से आता है, लेकिन बोझ हमारे ऊपर क्यों? इसलिए हम चीज का विरोध करते हैं। आगे हमारे साथ सुशील I will invite question. मैंने जो आपको पूछा था, एनजीटी का एक ये है कानून है, अगर सुप्रीम कोर्ट भी आपको कुछ बोला है इस चीज के बारे में, नाउ द क्वेश्चन इज कौन किसकी बात सुनना चाहिए नहीं चाहिए, कि रास्ते से गाड़ी उठा के लेना ठीक है कि प्रदूषण का सर्टिफिकेट लेके? देखिए, मैंने आपसे यही कहा, अभी मैंने अपनी बात में एक्सप्लेन भी किया था कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट का कानून है, जो ये कहता है कि गाड़ी अगर आप फिटनेस टेस्ट करा लें तो चला सकते हैं, ये लॉजिकल बात है। तो ये दोनों जजमेंट्स ये कहती हैं कि नहीं, ये नहीं चलेगा, ये रूल्स जो हैं लागू नहीं होंगे, और एनजीटी की जो जजमेंट है 15 साल वाली और 10 साल वाली, वो लागू होगी। तो उसके लिए हमने ये कहा है कि सरकार एक छोटा सा ऑर्डिनेंस ही तो लाना है कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की और एनजीटी की जजमेंट नहीं लागू होंगी। हम जो फिटनेस टेस्ट की जो प्रोविजन हमने मोटर व्हीकल एक्ट के रूल्स में रखा है वो लागू होगा। इतनी सी बात है, कोई ज्यादा इसमें अगर लोगों को ये लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं इन दोनों का मतलब स्टेटमेंट की हो, यस, तो ये सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में नहीं आ रहा है और ना एनजीटी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो 50 लाख गाड़ी चलते उसके साथ इतनी लोग। मैं तो खुद ही इस बात को कह रहा हूँ कि जजमेंट जो है इलॉजिकल है, और क्रिटिसाइज करना किसी भी सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की जजमेंट को हमारा फर्ज है। What is the way Way is what Atwal Saab and the unions have announced. Peaceful protest is the only way. This is the way out, and now government will have to understand logic and do the justice. That is all we are asking. सर, मेरा क्वेश्चन है कि जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है जो आज नौबत आई है, क्या उसके लिए खुद जिम्मेदार है? जैसे कि आपने खुद बोला कि 25 करोड़ रुपए गवर्नमेंट हमसे ले चुकी है, 2500 करोड़, और अभी हो गए कुछ दिनों बाद, कुछ दिन एंट्री पे लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं यूनियन को तभी अपनी आवाज उठानी चाहिए थी, जिससे कि ये आज नौबत नहीं है। इसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन उसके मेरे बाद ये भी देंगे। इसकी बात ये है कि देखिए, जो बड़ी बड़ी लॉबीज हैं दुनिया भर में जो काम कर रही हैं, वो सरकारों को मिसगाइड करके और यूनियंस को भी इनफेक्टिव बनाने के लिए पूरी दुनिया में साजिश हो रही है। इंडिया में बहुत ज़बरदस्त साजिश हो रही है। तो एक आधा सवाल का जवाब तो ये है, बाकी मैं चाहूँगा कि यूनियन वाले इस सवाल का जवाब दें। मैं इस सवाल का मैं दे देता हूं, कोई बात नहीं। इस सवाल का जवाब हमने ईपीसीए के जो चेयरमैन थे भूरेलाल जी, जिनकी सिफारिश से ये सारे कानून ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में ला दिए गए, हम उनसे टेबल पे भी मीटिंग करी, हमने उनको ताकत भी दिया। मैंने आपसे पहले भी बताया आपको, हमने 2015 अक्टूबर 2015 से पीछे का पोल्यूशन लेवल भी लिया दिल्ली पोल्यूशन बोर्ड से और सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड से।
उसके बाद का भी पोल्यूशन लिया। इस सब के बाद भी हम संबंधित अधिकारियों से बराबर तथ्यों के साथ, रिकॉर्ड के साथ आप दे सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आता ईपीसी के सुझाव पर एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट आंखों पर पट्टी बांध के फैसले सुना रहा, जबकि उन्होंने ये लिखा है, हमने उनसे ये जानना चाहा कि दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन होने के मुख्य कारण बता दो, और जब आपको मुख्य कारण अगर पता लग जाए तो दूसरे नंबर पर हमने ये पूछा कि जब आपको कारण पता लग गया तो किस कारण से कितना पोल्यूशन हुआ। तो आप देख सकते हैं, मैं ऑन पेपर आपको दिखा सकता हूँ, दिल्ली पोल्यूशन बोर्ड की नोट उन्होंने लिख दिया कि हमारे पास नो डाटा। जब आपके पास डाटा ही नहीं है तो आप फैसले किस चीज पे ले रहे हैं। और हमने संबंधित अधिकारियों से बराबर तथ्य से जिस दिन से लागू किया है, बराबर सरकारों से बात की है, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री से भी बात की है, जो एडवोकेट है अपने आप में। उनकी अगर मैं भाषा बताऊं तो वो कहता है कि एनजीटी का लफ्ज कौन खाएगा। मैंने कहा आप वकील हैं या आपने घास ही खोदी है, क्योंकि मेरे वकील साहब बैठे तो मुझे शोभा नहीं देता, जो आप पूछे तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो जब वकील हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री है दिल्ली के, और वो इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं कि मैं तो नहीं जा सकता इस बात लेके एनजीटी में, तो हम सब जगह से निराश होकर आज जो आज यहाँ पहुंचे, वो सब जगह से धक्के खा के निराश होकर आज अंतिम पड़ाव पे यहाँ पहुंचे। दूसरा सवाल चलेगा, एक्सक्यूज मी प्लीज, आपका सवाल कंप्लीट नहीं था। पहली बात आपने पूछा कि जब पहली बार, पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, मेरे सभी उपस्थित भाईजन, छोटे बड़े सभी सज्जनों को मेरी तरफ से मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं राजकुमार बहादुरगढ़ कोऑपरेटिव यूनियन की तरफ से और हरियाणा एसोसिएशन की तरफ से एज प्रवक्ता। बाकी ये सब चीज़ें तो देखो चलती रहेगी, ये तो मेरा इंस्पेक्टर हुआ। लेकिन जो बात आपने पूछा कि आपने शुरू में ही प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया, एक चीज स्टार्ट हुई। देखिए, पोल्यूशन के ऊपर भी मेरे पास बहुत ज्यादा बैठ के बात करना चाहेंगे, तो भी कम होंगे और समाधान भी है। लेकिन कोई नियत से आए, उसकी नियत साफ हो, कुछ करने की नियत हो, तो मैं वो सारी बातें डिस्कस कर सकता हूँ। अभी थोड़ा समय मिला है, उसमें आपका सवाल कि आपने शुरू में प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया। प्रोटेस्ट आदमी कब करता है, जब उस दौर से सफर करता है। आपने हमसे फीस लागू की, जैसा अभी ये करने जा रहे हैं, इंश्योरेंस बढ़ाने जा रहे हैं, प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया। मैंने उनको एप्लीकेशन डाल दिया, लेकिन मुझे पता है कोई जवाब नहीं मिलेगा। प्रोटेस्ट जब हम सफर करते हुए सरकार ने हमसे डिमांड की कि आप ये अमाउंट दीजिए, और आप जो कुछ भी इस पॉल्यूशन, इस पर्यावरण को कुछ खराब कर रहे हैं, उसको हम जितना आप बिगाड़ोगे उतना हम ठीक कर देंगे, इस एवज में आप दीजिए और चलते रहिए। हमने सोचा शायद हो सकता हम बिगाड़ रहे होंगे, हमें नहीं पता हम बिगाड़ रहे होंगे, और हमारी सरकार है, हमारा देश है, और हम उसके नागरिक हैं, तो उसका रख रखाव की जिम्मेवारी हमारी करती रहे। लेकिन उस दौरान अभी जो ये टाइम पीरियड निकला, इस दौरान हमने ऐसा कुछ होता हुआ नहीं देखा। प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए जो उनको करना चाहिए था वो हमें दिखाई नहीं दिया। तब क्या होगा, और फिर उल्टा आपसे कलेक्ट करने के बाद कह देगा कि अब आप जाइए, सफिशिएंट अमाउंट भाई आगे और देते रहेंगे, नई गाड़ियां देते रहेंगे, और आप जाइए, अब आपको बाउंड किया जाता है, अब आप बिल्कुल अलग हो जाइए। देखिए, इसमें दो दोष है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कहां पर है। अभी हम व्हीकल्स को, पॉल्यूशन को एक सेकंड के लिए भूल करके स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कहां है। दो तरह के लोग काम करते हैं इसमें, जिनको एक प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनके पास काफी मात्रा में गाड़ियां हैं, जो टेंडर होल्डर हैं, डायरेक्ट कंपनियों में अपना, और वो करते हैं, वो वही कर पाएंगे, ये अच्छी बात भी है। देखो, उसमें जो बुरा पहलू है वो सब कराना चाहता हूँ सिर्फ। और इसमें एक बहुत बड़ी संख्या है इंडिविजुअल मोटर मालिक्स की, जो एक या एक से दो तीन इस तरह से गाड़ियां ले लेते हैं, और फिर वो हरियाणा प्रदेश में चूंकि ज्यादा हमारे यहाँ शिक्षा की थोड़ी सी कमी रही है, बिजनेस और व्यापार हम और कहीं माइंड नहीं लगा पाते, तो हम क्या करते हैं, थोड़े बहुत पैसे इधर उधर से अरेस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत फाइनेंशियली हम कंपनियों से ऐड लेते हैं और एक स्टार्ट कर देते हैं बिजनेस। अब जो अनपढ़ आदमी, उसके लिए इजी वे था कमाना खाना और अपने को अपना खुद का सेल्फ बिजनेस चलाना। स्ट्रक्चरल दोस्त में क्या आ गया
कि जो ये सिंगल मोटर मालिक थे और जो ये बिग ब्रोकर्स थे, सिंगल मोटर मालिक ने कहीं पर एसोसिएशन के थ्रू अपना काम किया और कहीं पर ब्रोकर के थ्रू काम किया, क्योंकि उनके पास डायरेक्ट उनके साथ टच होने का कोई रास्ता नहीं था और बाई थ्रू द ब्रोकर वो उनके पास फिर पहुंच गए। सरकार ने क्या प्रॉब्लम क्रिएट की या सरकार ने हमें नहीं समझा है, वो क्या कि जब भी कोई डिसीजन अभी तक इन 70 इयर्स में जब से सरकार ने इस महकमे के बड़े पदाधिकारी को साथ बैठ कर, इसमें हमारे भाई साहब भी बैठे हैं देखिए, और उसमें मैं इनको थोड़ा सा ऐसा नहीं समझिएगा आप लोग कि ऐसा है इसमें कोई सरकार या कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसका ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमारे सरकार का इंटेंशन जैसा नहीं रहा। समझिए आप कि किसी जगह साउथ में जाते हैं और आप नॉर्थ इंडियन है, आपने खाना खाना है जरूर की सब्जी, लेकिन आप साउथ इंडियन में जाकर के आपके सामने प्लेट रख दी जाती है जिसमें इडली डोसा वगैरह है, चॉइस आपकी नहीं है, लेकिन आपको पेट भरना क्या करेंगे। तो इसी तरह से जो अच्छे लोग भी इसमें शामिल हैं उनके लिए भी ये प्रॉब्लम नहीं, उनके सामने सरकार ने प्लानिंग रखी है हमेशा। ये एक नटशेल में आपकी इनकी बात का मैं खत्म कर देता हूँ कि जब पानी सर से ऊपर हो गया कि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं बहुत शरीफ और सीधे साधे लोग हैं, जब तक पानी सर के ऊपर नहीं हो गया, जब तक इनको सांस ही आनी बंद नहीं हो गई, जब तक इन्होंने एडजस्ट किया। नटशेल में मैं समझता हूँ यही बात है, लेकिन जब अब नाक से नहीं सर से ऊपर पानी हो गया तो मजबूरी में करनी पड़ रही है, कोई खुशी से थोड़ी कर रहे हैं। मैं देना चाहूँगा इस बात का छोटा सर आपने जो पूछा कि अब से पहले आपने आवाज क्यों नहीं उठाई, सरकार ने हमारी जितनी भी एसोसिएशन है उसके अंदर डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई और हम लोगों को एकत्रित नहीं होने दिया, परंतु आज जैसे हमारे भाई साहब ने भी अपना समर्थन दिया है, पूरे देश की एसोसिएशन है हमारे स्टेट को बचाने के लिए अपना समर्थन दे रही है और आज के बाद जो भी लड़ाई लड़ी जाएगी वो संयुक्त रूप से लड़ी जाएगी, सभी का आश्वासन हमारे पास सुरक्षित होगा, इसलिए हम लोग अब आगे सक्षम होंगे इसको बनाने के लिए। एक ऐसा आंदोलन करेंगे तो आप लीडर कौन होगा? हाँ, आपका लीडर कौन होगा अगर एक ऐसा आंदोलन करेंगे? लीडर तो आम ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये कोई लीडरशिप की लड़ाई नहीं हो रही है, इस बात को आपको समझना चाहिए। इकट्ठे रह के सब इकट्ठे रह के एक साथ लीड करेंगे, ये देश की बात हो रही है। मैं वो बताऊँ पहले इनके जवाब एक वन मिनट। ये जो इसके अंदर दिल्ली एनसीआर की कमेटी है वो डिसाइड करेगी सब कुछ। मैं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ, जिसमें ऑल इंडिया के लगभग 1 करोड़ ट्रक और 40 लाख बसें हैं। हम उनको मॉडल सपोर्ट भी करें, उनके साथ में भी हैं, लेकिन जैसा कि हमने पहले डिसाइड किया कि 10 तारीख के बाद अगर हमारी बातें दिल्ली एनसीआर की एसोसिएशन की नहीं मानेगी तो ऑल इंडिया भी अपने समर्थन में खड़ी होगी और पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि सभी जगह प्रॉब्लम है, केवल दिल्ली एनसीआर में प्रॉब्लम नहीं है, पूरे देश भर में जैसे मैंने बताया 48 लाख गाड़ियां 15 साल के बाद खत्म होने जा रही हैं। इसका फायदा सीधा सरकार किसको दे रही है? कॉर्पोरेट्स को जो गाड़ियां बनाते हैं, गाड़ी मैन्युफैक्चर करने वालों को। छोटे प्रोडक्टर ध्यान नहीं रख रहे, तो मेन मुद्दा हमारा कि सब इकट्ठे हमारी एक तरह से यूनाइटेड फ्रंट कह रहे हैं, दिल्ली ऐसे भी कमेटी इस चीज का फैसला कर रही है। यस, इस साइंटिफिक तरीके से लागू किया गया है ये स्क्रैप पॉलिसी, और कौन सा एक्ट है जिसके एक्ट के तहत ये लागू किया गया है कि हमारे को स्क्रैप पॉलिसी लानी है, और ये गाड़ियां 10 साल 15 साल की जो एक पैरामीटर बनाया गया वो क्या एनजीटी के कहने से ही सब कुछ हो गया? ना अमेंडमेंट आया इसका, ना सुप्रीम कोर्ट ना पार्लियामेंट में ये कोई नियम आया, तो क्या एनजीटी जो कहते हैं वो पॉलिसी है या फिर इसका नियम बनाना जरूरी होता है? वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, नियम कानून है। उस कौन सा एक्ट? मोटर व्हीकल एक्ट रूल्स जो बने हैं अभी 2019 में भी अमेंड हुए हैं, वो कानून ऑलरेडी है। ये मेरा, अगर आप बात मेरी शुरू में ध्यान से सुनते तो कानून है इस बारे में कि किस तरीके से पोल्यूशन को कंट्रोल रखा जाएगा और गाड़ी फिटनेस के बाद ही सड़क पे आ सकेगी, ऐसा पूरा कानून है। नहीं जैस नहीं, ये नहीं कराता नहीं बोल सकते आप, नहीं कराता। हाँ तो बस करेक्ट, वो एक पूरा एक एसओपी है, एक तरीका है, एक प्रावधान है जो पार्लियामेंट के द्वारा तय किया गया। उसके खिलाफ जाके सरकार क्या बहाना बना रही है कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह रखा इसलिए हम कर रहे हैं। कानून यही है, कानून का पालन करने के लिए ही हम कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि अनफिट गाड़ियों को सड़क पे चलने दो, हमने कभी ये नहीं कहा। तो इसीलिए आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। इलॉजिकल है ना, हम कैसे बताएं? साइंटिफिक रीजन नहीं है कोई,
मैंने शुरुआत क्या की थी, आप अगर ध्यान से सुनेंगे कि बगैर जुर्म के सजा मिल रही है। जुर्म की सजा नहीं है, आप कैसे दिखते हैं, आपकी उम्र क्या है, इस बात की सजा मिलना जो है बिल्कुल इलॉजिकल, इलीगल है।